आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी तबाही से भरी दुनिया की कहानी जो अभी अभी रिलीज हुई है। इस फिल्म में हम मुख्य किरदारों के साथ एक ऐसी मौत जिंदगी की जंग पर निकलते हैं जहाँ हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है। और इस विनाश की शुरुआत होती है 5 साल पहले से। 2 विशाल धूमकेतु मानो मौत का दरांती बनकर सीधे धरती को चीरते हुए टकराते हैं। भयानक टक्कर की एक ही पल में आधी से ज्यादा धरती जल उठती है। प्रलय जैसी सदमे की लहर हर इंच जमीन को रौंद देती है। सिर्फ कुछ ही घंटों में दुनिया की 80% आबादी पूरी तरह खत्म हो जाती है। 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन धरती आज भी उस महाविनाश से उबर नहीं पाई। अनगिनत धूमकेतुओं के टुकड़े आज भी धरती की कक्षा में घूम रहे हैं, मानो टाइम बम हो जो कभी भी बिना चेतावनी जमीन पर आ गिरे। बचे खुचे इंसानों ने दोबारा दुनिया बसाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि यह जर्जर दुनिया इंसानों को दूसरा मौका देने वाली नहीं। हर जगह फैली रेडिएशन सिर्फ 3 मिनट में एक स्वस्थ इंसान को मार सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ जगहें आज भी चमत्कारिक रूप से हरी भरी हैं, मानो वहां कभी तबाही आई ही न हो। उन शुद्ध जमीनों को ढूंढना ही अब इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। मुख्य किरदार जॉन अपने परिवार और बाकी लोगों के साथ एक भूमिगत शरण स्थल में किसी तरह जिंदगी काट रहा है, लेकिन बाहर की हालत हर दिन और बदतर होती जा रही है। लगातार भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी किसी भी पल फट सकते हैं। बंकर में रहने वाले सभी लोग जानते हैं कि यहाँ ज्यादा दिन टिक पाना मुमकिन नहीं। उन्हें जल्द से जल्द कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। एक दिन जॉन सुरक्षा सूट पहनकर फिर से बंजर धरती पर निकलता है। वह एक रेतीले इलाके को पार करता है और अचानक उसकी आंखों के सामने समुद्र का किनारा दिखाई देता है। जॉन खुशी से बंकर में मौजूद साथियों को बताता है कि समुद्र तट पर कई लाइफ बोट खड़ी हैं और उससे भी दूर समुद्र में एक जर्जर सी दिखने वाली डिस्ट्रॉयर शिप खामोशी से तैर रही है। जॉन नीचे बने एक छेद से उस जहाज के अंदर घुसता है। पूरे जहाज की तलाशी लेने के बाद न कोई सामान मिलता है, न कोई जिंदा इंसान, सिर्फ कुछ जले काले पड़े कंकाल जैसे शव। जब वह जहाज छोड़ने ही वाला होता है, तभी एक नौवहन डायरी के बीच एक बैंगनी रंग का फूल मिलता है। 5 साल हो चुके हैं। जॉन ने 5 साल से कोई फूल नहीं देखा था। अगर वह यह फूल अपनी पत्नी को देगा तो वह जरूर खुश होगी। तभी अचानक हेडसेट में साथी की घबराई हुई आवाज गूंजती है, रेडिएशन तूफान सिर्फ 1 मिनट में यहाँ पहुंचने वाला है। जॉन जहाज से बाहर की ओर दौड़ता है और पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ ही दूरी पर काली मौत जैसी एक विशाल तूफानी दीवार तेजी से उसकी ओर बढ़ रही होती है। तूफान के भीतर भयानक बिजली लगातार फट रही थी। अगर कोई उसमें फंस जाए तो अंजाम क्या होगा यह सोचा भी नहीं जा सकता। जॉन और कुछ नहीं सोचता, पूरी ताकत से दौड़ने लगता है। वह हेडसेट में चिल्लाकर साथियों से कहता है कि दरवाजा पहले ही खोल दो। वह तूफान पहुंचने से पहले जरूर दूर बने किले के लोहे के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। किले का भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है, लेकिन तूफान उसके बिल्कुल पीछे आ चुका था। जैसे ही जॉन दरवाजे तक पहुंचता है, पीछे जोरदार बिजली गिरती है। जॉन पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाता है और गेट की तरफ कूद पड़ता है। अंदर गिरते ही वह तुरंत साथियों को दरवाजा बंद करने के लिए चिल्लाता है। लोहे का गेट बंद हो जाता है और खतरा टल जाता है। पूरे शरीर की डीकंटेमिनेशन के बाद जॉन सुरक्षा सूट उतारकर वहीं बैठ जाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। अभी अभी जो हुआ वह दृश्य उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। किले के कैंटीन में जॉन वह बैंगनी फूल अपनी पत्नी अन्ना को देता है। अन्ना फूल लेते ही खुशी से चमक उठती है। 5 साल हो चुके थे, वह लगभग भूल ही चुकी थी कि फूल कैसे दिखते हैं। पास बैठा उनका बेटा नेल्सन उस फूल को देखता है और अचानक कहता है, मैं भी बाहर जाकर देखना चाहता हूँ। जॉन का चेहरा सख्त हो जाता है। वह तुरंत बेटे को चेतावनी देता है कि बाहर बहुत खतरा है, वहां जाना बिल्कुल मना है। नेल्सन होंठ सिकोड़ता है और चुप हो जाता है। अन्ना किले की प्रबंधन टीम की एक सदस्य है। एक मीटिंग के दौरान बाहर से मदद मांगने वालों को स्वीकार करने पर चर्चा हो रही होती है। मीटिंग रूम में कई मैनेजर निगरानी स्क्रीन को देखते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक सारी स्क्रीन गड़बड़ाने लगती है। अगले ही पल पूरा किला जोर से हिल उठता है। ये कोई साधारण भूकंप नहीं था, बल्कि जमीन फट जाती है और किले के मुख्य द्वार पर एक विशाल दरार खुल जाती है। अलार्म की आवाज पूरे किले में गूंज उठती है। भीड़ एक पल में बिखर जाती है। चारों तरफ चीख पुकार और रोना शुरू हो जाता है। जॉन अपनी पत्नी और बेटे को लेकर जल्दी जल्दी जरूरी सामान वाला बैग उठाता है और बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन मुख्य द्वार डरी हुई भीड़ से पूरी तरह जाम हो चुका होता है। अच्छी बात यह थी कि जॉन अक्सर बाहर जाता रहता था और रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ था। वह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर भीड़ से बचते हुए पीछे के दरवाजे की ओर भागता है। पीछे का हिस्सा पहले ही ढहने लगा होता है। तीनों लोग आखिरी पल में किले से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर का मंजर और भी ज्यादा अफरा तफरी भरा था। हर तरफ भागते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग सुरक्षा मास्क पहने हुए थे तो कुछ बिना किसी सुरक्षा के। हर कोई पागलों की तरह एक ही दिशा में भाग रहा था। समुद्र किनारे खड़ी वे कुछ लाइफ बोट अब बस एकमात्र बचने की उम्मीद थी। भीड़ ज़ॉम्बियों की तरह समुद्र तट की ओर उमड़ पड़ती है। पहली नाव पहले ही लोगों से ठसाठस भर चुकी थी और उससे भी ज्यादा खतरनाक यह था कि कुछ लोग जान की परवाह किए बिना नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नाव बुरी तरह झुकने लगती है और देखते ही देखते पलट जाती है। जॉन तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर आगे खड़ी दूसरी नावों की ओर तेजी से दौड़ता रहता है। आधे रास्ते में जॉन अचानक देखता है कि उसका एक दोस्त कई लोगों द्वारा समुद्र के पानी में जबरदस्ती दबाया जा रहा है और उसका मास्क छीना जा रहा है। जॉन और अन्ना दौड़कर वहां पहुंचते हैं और पूरी ताकत से उन लोगों को हटाते हैं। वे उस दोस्त को जिसने कई घूंट पानी पी लिया था
समुद्र से बाहर खींच लेते हैं। इसी अफरा तफरी में जॉन का सुरक्षा मास्क भी कोई छीन लेता है। जॉन के पास पीछा करने का वक्त नहीं होता। वह अपने दोस्त को लेकर जान की बाजी लगाकर अगली नाव की ओर दौड़ पड़ता है। काफी धक्का मुक्की के बाद वे किसी तरह नाव के केबिन में घुस जाते हैं। अभी ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते कि अंदर से आवाज आती है, दरवाजा बंद करो, जल्दी बंद करो, अगर अब नहीं बंद किया तो कोई भी नहीं बच पाएगा। दरवाजे पर खड़ा आदमी दांत भींचकर निर्दयता से केबिन का दरवाजा बंद कर देता है। बाहर अब भी आधे से ज्यादा लोग नाव पर चढ़ नहीं पाए थे। वे लोग नाव के शरीर पर हाथ मारते हुए बेबस चीखें निकाल रहे थे। तभी नेल्सन अचानक जॉन की बांह खींचता है। जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो समुद्र की सतह पर दर्जनों मीटर ऊंची एक विशाल पानी की दीवार तेजी से उनकी ओर बढ़ रही होती है। किनारे खड़े जो लोग नाव पर नहीं चढ़ पाए थे, ये दृश्य देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं। वे चीखते हुए पीछे की ओर भागते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विशाल लहर एक दानव की तरह पल भर में किनारे मौजूद सभी लोगों को निगल लेती है। छोटी नाव उस विशाल लहरों में बुरी तरह उलट पलट होने लगती है। चारों तरफ घूमने का एहसास होता है और सभी लोग इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। कई झटकों के बाद नाव किसी तरह स्थिर हो पाती है। जॉन दिशा की जांच करता है और सुझाव देता है कि नाव को दक्षिण पूर्व दिशा में चलना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लगभग 1 हफ्ते में वे लंदन पहुंच सकते हैं। लेकिन 1 हफ्ते का सफर इस खुले समुद्र में और इस तंग बंद केबिन में किसी भी तरह आसान नहीं होने वाला था। जॉन डिटेक्टर निकालकर हवा की गुणवत्ता जांचता है और हैरानी की बात यह होती है कि हवा बिल्कुल ठीक थी। तभी लोग अपने सुरक्षा मास्क उतारते हैं और लंबे समय बाद खुलकर ताजी हवा में सांस लेते हैं। लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं था। आइसलैंड पूरी तरह डूब चुका था। समुद्री धाराएं भी बदल चुकी थीं। किसी को नहीं पता था कि वे लंदन सुरक्षित पहुंच भी पाएंगे या नहीं। सब बस खामोशी से दुआ कर सकते थे। रात होने पर जॉन केबिन में लेटा रहता है। बार बार आंखें खोलकर आसपास देखता रहता है। उसे किसी अनहोनी का डर लगा रहता है। लेकिन अगले दिन वह अनहोनी सच में आ जाती है। नाव अचानक रुक जाती है। इंजन खराब हो चुका होता है। पूरी नाव समुद्र के बीच बिल्कुल स्थिर तैरती रह जाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मौत तय थी। जॉन इंजन रूम के अंदर घुसता है और पूरी कोशिश से मरम्मत में लग जाता है। किस्मत अच्छी थी, किसी तरह नाव फिर से चालू हो जाती है। शाम होने पर जॉन अपने बेटे के साथ आसमान की ओर देखता है। कभी चमकने वाली आकाशगंगा अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अनगिनत उल्कापिंड अंतरिक्ष में तैरते हुए एक अजीब सी चमकती पट्टी बनाकर आसमान को चीरते दिख रहे थे। कुछ ही दिनों में समय तेजी से गुजर जाता है। नाव पर रखा खाना लगभग खत्म हो चुका था। सभी लोग भूख से बेहाल होकर केबिन में निढाल पड़े रहते हैं। तभी अचानक नाव किसी चीज से टकराती है और रुक जाती है। जॉन दरवाजा खोलकर देखता है तो सामने पानी में डूबी हुई इमारतें दिखाई देती हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की सिर्फ छतें ही पानी के ऊपर नजर आ रही थीं। लेकिन उन इमारतों को देखकर साफ समझ आ जाता है कि यह जगह लिवरपूल है। सभी लोग एक पल में चौकन्ने हो जाते हैं। नाव जल्दी ही पास की जमीन से जा लगती है। वे सड़क के सहारे आगे बढ़ते हैं और रास्ते में लगे साइन बोर्ड पर लिखा देखते हैं, लिवरपूल त्याग दिया गया है। जॉन डिटेक्टर से हवा की जांच करता है। हवा फिलहाल किसी तरह ठीक थी, लेकिन अगर लंबे समय तक इस रेडिएशन में रहे तो शरीर को गंभीर नुकसान हो सकता था। अब उन्हें जितनी जल्दी हो सके किसी बंकर या शरण स्थल को ढूंढना था। तभी अचानक आगे कुछ लोगों की परछाइयां दिखती हैं। जॉन तुरंत अपने परिवार को साथ लेकर उनके पीछे चल पड़ता है। ज्यादा दूर नहीं जाने पर जो दृश्य सामने आता है उसे देखकर सब सन्न रह जाते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में शरणार्थी जमा थे। लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने के कारण उनकी त्वचा में भयानक बदलाव आ चुके थे। थोड़ी दूर पर एक ऊंची अलगाव की दीवार खड़ी थी। दीवार के भीतर सैनिक हथियार लिए पूरी तरह तैयार खड़े थे। एक अधिकारी दीवार के ऊपर खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है, सिर्फ पास रखने वाले उच्च अधिकारी ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अन्ना जल्दी से अपना पहचान पत्र निकालकर ऊपर उठा देती है। अधिकारी एक नजर देखता है और सिर हिला देता है। तभी जब सभी थोड़ा राहत महसूस करते हैं, जॉन का दोस्त अचानक घबरा जाता है। उसका पहचान पत्र गायब हो चुका था। वह दीवार के पास दौड़कर जोर जोर से अपना नाम और पद चिल्लाने लगता है। माहौल बेकाबू होने की कगार पर पहुंच जाता है। सैनिक अब और इंतजार नहीं करते। पल भर में पूरा इलाका अराजकता में डूब जाता है। सैनिक तुरंत प्रवेश द्वार को जबरदस्ती बंद कर देते हैं। जॉन और उसका परिवार भी अंदर नहीं जा पाता। उसी पल दूर आसमान का रंग अचानक बदलने लगता है। एक विशाल रेडिएशन तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा होता है। भीड़ पूरी तरह टूट जाती है और हर तरफ लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। जॉन अपने परिवार का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से दौड़ता है। तभी सामने से एक गाड़ी तेजी से आती हुई दिखाई देती है। जॉन आगे बढ़कर सीधे गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। वो ड्राइवर से गुजारिश करता है कि उन्हें लंदन की ओर थोड़ी दूर तक छोड़ दे। ड्राइवर उन्हें ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखता है, फिर हाथ आगे बढ़ाकर कहता है कि बदले में घड़ी देनी होगी। जॉन एक पल भी नहीं सोचता, तुरंत अपनी घड़ी उतारकर ड्राइवर को दे देता है। घड़ी मिलते ही ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। जॉन जल्दी से अपने परिवार को लेकर गाड़ी में बैठता है और बार बार ड्राइवर का शुक्रिया अदा करता है। इस बेरहम दुनिया में किसी मददगार से मिलना किस्मत की बात थी, लेकिन जॉन नहीं जानता था कि असली खतरा अब भी उनका इंतजार कर रहा है। गाड़ी तेजी से लंदन की ओर बढ़ती है। काफी दूरी तय करने के बाद ड्राइवर सड़क किनारे गाड़ी रोक देता है और कहता है कि सब लोग नीचे उतरकर थोड़ा आराम कर लें। जॉन पत्नी और बेटे के साथ गाड़ी से उतर जाता है, लेकिन बाहर ज्यादा देर नहीं बीतती कि उसे कुछ गड़बड़ लगने लगती है। अचानक आसमान से एक अजीब सी आवाज आती है। जॉन सहज रूप से जमीन को छूकर महसूस करता है। अपने पिछले अनुभवों से वह समझ जाता है कि यह रेडिएशन तूफान नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं बड़ा खतरा है। वे ऊपर देखते हैं तो सामने आसमान में अनगिनत आग के गोले सीधे उनकी ओर तेजी से आते दिखाई देते हैं। धूमकेतुओं के टुकड़े। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वे वहीं आसपास किसी ओट की तलाश करते हैं और एक बड़े पेड़ के पीछे एक दूसरे से मजबूती से चिपककर खड़े हो जाते हैं। आसमान का तापमान अचानक तेजी से बढ़ने लगता है। जलते हुए पत्थरों के टुकड़े उल्काओं की तरह जमीन पर बरसने लगते हैं। हर टक्कर के साथ तेज आग और धूल उड़ती है।
किस्मत से उनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। सब कुछ शांत होने के बाद वे मलबे से कुछ काम की चीजें इकट्ठा करते हैं और फिर से लंदन की ओर बढ़ते हैं। जल्द ही वे अन्ना की माँ के घर पहुंच जाते हैं। काफी समय बाद बेटी, दामाद और नाती को देखकर अन्ना की माँ की आंखें भर आती हैं। वे भावुक होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यह जगह काफी हद तक सुरक्षित थी, हालांकि पानी और बिजली नहीं थी, लेकिन अन्ना की माँ कुछ और लोगों के साथ किसी तरह यहाँ जिंदगी चला रही थी। आखिरकार जॉन का परिवार थोड़ी राहत की सांस ले पाता है, लेकिन आराम करते समय अन्ना को अचानक बाथरूम से तेज खांसी की आवाज सुनाई देती है। वह अंदर जाकर देखती है तो सिंक पर खून के निशान होते हैं। जॉन अन्ना को देखता है और समझ जाता है कि अब सच छुपाया नहीं जा सकता। वह सच बता देता है कि पहले ही बंकर में डॉक्टरों ने कहा था कि अगर खून की खांसी शुरू हो जाए तो समझ लेना सिर्फ 6 से 8 हफ्ते का समय बचा है। शायद बार बार बंकर से बाहर जाने की वजह से ऐसा हुआ था। अन्ना वहीं स्तब्ध रह जाती है। भले ही यह दुनिया अंत के कगार पर हो, भले ही वह मौत को रोज देखती आई हो, लेकिन यह सुनना कि उसके जीवन साथी के पास 2 महीने से भी कम समय है, उसके लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना नामुमकिन था। कुछ देर चुप रहने के बाद अन्ना कहती है, हम यहाँ नहीं रुक सकते। मुझे हर हाल में उस आदर्श सुरक्षित जगह को ढूंढना होगा ताकि तुम सब सुरक्षित और शांति से जिंदगी जी सको। अगले दिन सब लोग माँ से विदा लेते हैं। रवानगी से पहले माँ जॉन को एक पिस्तौल थमाती है और उसे समझाती है कि बेटी और बच्चे का हर हाल में ध्यान रखना। इसके बाद वे गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। लंदन से बाहर निकलकर घने जंगलों को पार करते हुए सब कुछ शांत लगता है, लेकिन रात होते ही रास्ते में अचानक एक हादसा हो जाता है। साथ चल रही एक लड़की अचानक सिर पकड़ लेती है और सीट पर ढाकर गिर जाती है। जॉन तुरंत गाड़ी से उतरकर चौकन्ना हो जाता है। अंधेरे में कोई जोर से चिल्लाता है, गाड़ी छोड़ दो। अगर जॉन के पास पिस्तौल न होती तो शायद कोई भी जिंदा न बचता। शायद सामने वाला जॉन को कमजोर समझ बैठा था। जॉन बहुत जल्दी बाईं ओर खड़े एक हमलावर को ढेर कर देता है। दाईं ओर वाला आदमी अब सतर्क हो जाता है और आसानी से सिर बाहर नहीं निकालता। जॉन निशाना साधकर गोली चलाना ही चाहता है कि ट्रिगर दबाते ही उसे एहसास होता है कि गोलियां खत्म हो चुकी हैं। नाजुक मौके पर अन्ना मारे गए हमलावर की बंदूक उठाती है और दूसरे हमलावर को ढेर कर देती है। तीनों लोग किसी तरह इस खतरे से बच निकलते हैं। अगले दिन वे उस लड़की को दफनाते हैं और फिर एक अनजान मंजिल की ओर अपना सफर जारी रखते हैं। गाड़ी लंबे समय तक एक अंतहीन पहाड़ी सड़क पर चलती रहती है। अचानक वे देखते हैं कि आगे कई गाड़ियां रुकी हुई हैं। जॉन नीचे उतरकर जैसे ही आगे देखता है तो उसकी सांस ठंडी पड़ जाती है। सामने एक विशाल दरार फैली हुई थी। जमीन फट चुकी थी और एक गहरी खाई पूरी सड़क को बीच से काट चुकी थी। उसे पार करने का सिर्फ एक ही रास्ता था। खाई के ऊपर एक बेहद साधारण सी रस्सी की सीढ़ी लटकी हुई थी। चारों तरफ धीरे धीरे हवा तेज होने लगती है। जॉन देर नहीं करता। वह सबसे पहले सीढ़ी पर उतरता है और नेल्सन से कहता है, बस नीचे मत देखना, सब ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही जॉन का पैर लटकी हुई रस्सी पर पड़ता है, घबराहट काबू में नहीं रहती। फिर भी उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। अन्ना पीछे पीछे चलती है। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। वह लगातार चीख रही होती है। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आता है। तीनों लोग एक साथ बगल की ओर झूल जाते हैं। लगभग ऐसा लगता है कि वे हवा में उछलकर गिर जाएंगे। कानों के पास हवा सीटी की तरह गूंजती है। रस्सी का पुल जोर जोर से हिलने लगता है। तीनों लोग रस्सियों से चिपककर हिलना बंद कर देते हैं। करीब 10 से 15 सेकंड बाद हवा धीरे धीरे थमती है। वे रफ्तार बढ़ाते हैं और किसी तरह रस्सी का पुल पार कर लेते हैं। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। सामने एक और भी ज्यादा कमजोर सीढ़ी थी जिसे पूरा रास्ता रेंगते हुए पार करना था। जॉन अपनी पत्नी और बेटे को पहले आगे बढ़ने देता है और खुद पीछे रहता है। तीनों लोग सीढ़ी पर लेटकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हर एक कदम पर सीढ़ी से दिल दहला देने वाली चरमराहट की आवाज आती है। जब वे बीच में पहुंचते हैं तो अचानक जमीन जोर से कांपने लगती है। जॉन के पैरों के नीचे सीढ़ी भी बेकाबू होकर हिलने लगती है। बाईं तरफ की सीढ़ी ठीक से जमी नहीं होती, इसलिए वह उखड़ने लगती है। उस पर एक और आदमी भी चढ़ा होता है। वह पूरी तरह घबरा जाता है और अपने पास वाले एक व्यक्ति को जोर से धक्का दे देता है। वह आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। उस आदमी को लगता है कि उसके नीचे की सीढ़ी अब टूटने ही वाली है। वह तुरंत पास वाली सीढ़ी की ओर झपटता है। जॉन पल भर में हालात समझ जाता है और आगे बढ़ता है। वह दौड़कर नेल्सन को पकड़ लेता है। पत्नी के साथ मिलकर वे बच्चे को पूरी ताकत से थाम लेते हैं और जान लगाकर दूसरे किनारे की ओर रेंगते हैं। जैसे ही तीनों लोग दूसरे किनारे पहुंचते हैं, पीछे का पुल पूरी तरह ढह जाता है। इसके बाद वे पैदल ही बहुत देर तक चलते रहते हैं। थकान से उनका शरीर जवाब दे देता है, लेकिन फिर भी उन्हें वह कथित आदर्श जगह कहीं नहीं मिलती। चारों तरफ जली हुई धरती थी, जिंदगी की कोई निशानी नहीं। तभी अचानक एक बंदूकधारी आदमी उनके सामने आ जाता है। जॉन तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठा देता है और अपना, पत्नी और बेटे का नाम और आने का कारण बताता है। हैरानी की बात यह होती है कि आदमी सब सुनने के बाद अपना हथियार नीचे रख देता है और उन्हें अपने गुप्त अड्डे पर ले जाता है। अब वे फ्रांस के उत्तरी हिस्से के एक शहर में पहुंच चुके होते हैं। वह आदमी अपने ठिकाने में 3 अजनबियों की खूब मेहमान नवाजी करता है। जब उसे पता चलता है कि वे आदर्श जमीन की तलाश में हैं, तो वह सिर हिलाकर कहता है कि वह जगह वाकई मौजूद है। उसका नाम क्रेटर है, लेकिन वहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। अलग अलग गुटों की बची खुची सेनाएं अब भी लड़ रही हैं। जमीन के रास्ते जाना नामुमकिन है। फिर वह कहता है, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक गुप्त रास्ते के बारे में बता सकता हूँ। वह आदमी अपनी जेब से एक तस्वीर निकालकर जॉन को देता है। वह तस्वीर ही एक तरह का पास है। अगर इसे चेक पोस्ट पर अधिकारी को दिखा दिया जाए तो आसानी से रास्ता मिल सकता है। ये काफी सुरक्षित तरीका है। इसके बाद वह जॉन से एक और गुजारिश करता है। वह चाहता है कि वे उसकी बेटी कैमिल को भी अपने साथ ले जाए, क्योंकि वहीं जाकर नई जिंदगी शुरू हो सकती है। अन्ना तुरंत हामी भर देती है। इसके बाद सब लोग गाड़ी में बैठकर आगे का सफर जारी रखते हैं। लेकिन जॉन की खांसी अब और भी बढ़ने लगती है।
वे एक सुरक्षित जगह देखकर थोड़ी देर आराम करने रुकते हैं, लेकिन जैसे ही वे रुकते हैं अचानक एक सशस्त्र दस्ते से उनका सामना हो जाता है। सभी बंदूकें सीधे उनकी ओर तान दी जाती हैं। एक सैनिक जोर से चिल्लाता है, यह इलाका हर तरफ बारूदी सुरंगों से भरा है, तुम लोग यहाँ तक जिंदा पहुंच गए, यही बहुत बड़ी किस्मत की बात है। कैमिल फ्रेंच भाषा में उनके आने का मकसद समझाने लगती है। तभी सैनिक ने अपनी बंदूक नीचे कर ली। उस रात उसने उनकी मदद करने का फैसला किया और सबसे खतरनाक चेक पॉइंट पार कराने को तैयार हो गया। सैनिक ने बताया कि यह रास्ता ज्वालामुखी के गड्ढे तक जाने वाला आखिरी रास्ता है, लेकिन यहाँ दिन रात लड़ाई चलती रहती है। दोनों तरफ से फायरिंग एक पल के लिए भी नहीं रुकती। रात के अंधेरे में सैनिक चारों लोगों को कांटेदार तारों के बीच से निकालकर युद्ध क्षेत्र के किनारे ले आया। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। पास पास गोले फट रहे थे, मिट्टी और पत्थर हवा में उड़ रहे थे। सब लोग झुककर सैनिक के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। गोलियां सिर के ऊपर से सनसनाती हुई निकल रही थीं। हर पल जान जाने का खतरा था। जॉन कसकर नेसन का हाथ पकड़े हुए था। आना ठीक पीछे थी। कैमिल दांत भींचे बिना आवाज किए आगे बढ़ती रही। वे किसी तरह गोलियों की बारिश पार कर गए। आखिरकार वे एक थोड़ी सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। सैनिक हाँफते हुए बोला, आगे बढ़ते रहो, तस्वीर में जिस अफसर का जिक्र है वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जॉन ने उसका धन्यवाद किया और रात के अंधेरे में फिर से सफर शुरू किया। सुबह होने तक चलते चलते वे अफसर के कैंप तक पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि वह अफसर युद्ध में मारा जा चुका है। जॉन पूरी तरह टूट गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूर होकर जॉन ने कैंप के कमांडर से मदद मांगी। कमांडर को पता चला कि जॉन ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। उसका दिल पसीज गया। उसने पास खड़ी एक बस की ओर इशारा किया और कहा, इस बस में बैठ जाओ, ये तुम्हें ज्वालामुखी के गड्ढे तक ले जाएगी। इतना कुछ झेलने के बाद जॉन बस यही चाहता था कि उसके बच्चे की जिंदगी बच जाए, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। बस चलते ही अचानक जोरदार धमाका हुआ। सुरक्षा में तैनात सैनिक नीचे उतरे और लुटेरों से भिड़ गए। एक सैनिक मौके पर ही मारा गया। बाकी लुटेरे बस पर चढ़ आए और सभी को नीचे उतरने का आदेश दिया। जॉन ने आना का हाथ कसकर पकड़ लिया। डॉक्टर की बात उसके कानों में गूंज रही थी, किसी भी हालत में अपने बेटे को ज्वालामुखी तक पहुंचाना। अगले ही पल बस के अंदर जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। बाकी यात्रियों ने मिलकर एक लुटेरे को दबोच लिया। अफरा तफरी के बीच 2 गोलियों की आवाज सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद जॉन बस से बाहर निकला। आना ने राहत की सांस ली, लेकिन जॉन ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसने हाथ हटाया तो सबने देखा उसके पेट में गोली लगी थी और खून बह रहा था। जॉन दर्द सहते हुए बोला, मैं अभी चल सकता हूँ। आना तुरंत ड्राइवर सीट पर बैठी और बस को आगे बढ़ाया। थोड़ी दूर जाकर रास्ता बंद हो गया। अब उन्हें पैदल ही जाना था। सब लोग जॉन को सहारा देकर पहाड़ की ओर चढ़ने लगे। काफी देर चलने के बाद वे आखिरकार चोटी पर पहुंच गए। सामने ज्वालामुखी का गड्ढा था, जहां हर तरफ हरियाली थी, पेड़ पौधे लहलहा रहे थे और पहली बार उन्हें जिंदगी की उम्मीद नजर आई। धूप में चमकता हुआ साफ झील का पानी ऐसा लग रहा था मानो कभी कोई तबाही आई ही ना हो। चारों लोग यह दृश्य देखकर मुस्कुरा उठे, लेकिन तभी जॉन अब और सहन नहीं कर पाया। उसका शरीर अचानक जवाब दे गया और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। यह हालिया समय की जरूर देखने लायक अमेरिकी आपदा सर्वाइवल फिल्म डे एस्केप 2 है। यह फिल्म न सिर्फ पहली फिल्म की पारिवारिक जीवित रहने की थीम को आगे बढ़ाती है, बल्कि सर्वनाश के बाद की दुनिया की खोज को भी दिखाती है, जहां पहले से कहीं ज्यादा तनाव और रोमांच है। कहानी उस समय की है जब धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने के 5 साल बीत चुके हैं। धरती के संसाधन खत्म हो चुके हैं और सतह पर रहने की परिस्थितियां बेहद खतरनाक हो चुकी हैं। जॉन और उसका परिवार यूरोप की जमी हुई वीरान जमीन पर एक जानलेवा सफर पर निकल पड़ता है। उनका लक्ष्य है उस विशाल उल्कापिंड के गड्ढे तक पहुंचना जो धूमकेतु के टकराने से बना था। कहा जाता है कि वहां बनी ऊंची दीवारें घातक रेडियोधर्मी तूफानों को रोक सकती हैं और शायद वही जगह उनका नया घर बन सके। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।